कहानी का सिर्फ एक मोड़ है। ये कहानी की शुरुआत है। आओ फटाफट भाई, पैसे लेकर जाते रहो अपना अपना। सेठ जी ये तो कम है, 3 किलो तुलवाया था, उसके हिसाब से 80 रुपए बनते थे। ये तो बस 50 है। अरे जितने है उतने संभाल पहले, और जल्दी हट, पीछे और भी लोग लाइन में, चल। क्या कर रही हो माँ? ध्यान से। माँ हल्की सी मुस्काती है। बापू नहीं आए? मजदूरी का काम मिला है एक जगह, तो थोड़ी देर से आएंगे। आज कितनी हुई? 3 ही हो पाई। अब कोई नहीं, तुम खा लो आज, मेरा वैसे भी मन नहीं है। पर तुम खाओ, मैं कह रहा हूं ना, कल भी ऐसे ही सो गई थी। लल्लन दिन भर की झुलसती गर्मी में मजबूरी की मजदूरी से टूटता हुआ बदन लेकर घर वापस आ रहा होता है। जब चूल्हे पर जलती आग की तपन और उसके धुएं से भरी हुई झोपड़ी में लल्लन आता है, तो उसकी नजर सबसे पहले नीचे बिछे गद्दे पर लेटे हुए अपने दोनों बेटा बेटी पर पड़ती है। लल्लन जाकर चूल्हे पर एक छोटे से पतीले में सब्जी बनाती हुई अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। कुछ खाया इन्होंने? खा लिया था। और तूने? मैंने आज सुबह खा ली थी, आप खा लो। अब तू खा ले, कोई नहीं, मैं सुबह खा लूंगा। पूरे दिन की मजदूरी करके आए हो आप खाओ। अपने माँ बाप की इस बहस को बिरजू अपनी छोटी बहन को पंखा करते वक्त सुन रहा था। वो पंखा नीचे रखता है और अपनी बहन की ओर देखता है। उसकी बहन सो चुकी होती है। गंदगी में गुजारा ढूंढता मन, रोड़ी बदरपुर, पत्थर में टूटता तन। मेरी एक ऐसी अदृश्य दुनिया जिसमें सौदे सेकती अगन, इसकी न कोई अपनी रोशनी और इसका न कोई अपना गगन। सुनिए सुनिए, सभी लोग सुनिए। भाई साहब शांत हो जाइए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। अरे क्या हो गया भैया? अरे ये सांप क्यों है? अरे पुलिस भी आई है भैया। अरे क्या हो गया भाई? अरे क्या हुआ भैया? देखिए, मैं सरकारी अफसर हूं और आपके इलाके में सरकार की तरफ से एक आवश्यक सूचना देने आया हूं। सरकार ने फैसला लिया है कि इस बस्ती की झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाएगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बेघर नहीं किया जाएगा। आप सभी को सरकार की योजना के तहत पक्के मकान दिए जाएंगे। ये मकान आपके नाम पर होंगे और हमेशा के लिए आपके होंगे। इसके लिए आपके सभी दस्तावेज और जानकारी ली जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि सरकार का सहयोग करें, समय पर अपने दस्तावेज जमा करें और कोई अफवाहों पर ध्यान न दें।
और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। हम आपके साथ हैं, आपका भला ही हमारा मकसद है। फिलहाल के लिए आप लोगों के रहने का बंदोबस्त यहीं पास के गांव में किया गया है, तो आपका जो भी जरूरी सामान है कृपया उसे अपने साथ ले लें और ये इलाका खाली कर दें। बिरजू का पूरा परिवार ये सब देख रहा होता है और ये सब सुनकर उसका दिमाग मानो एकदम से कई भावों से गुजर जाता है। बिरजू खड़ा खड़ा अपने पिता की तरफ बिना एक भी आंख हिलाए देखता है। बापू। अरे क्या हुआ रे बेटा, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है रे। हम भला ऐसे कैसे चले जाएं? सरकार का ऑर्डर है बापू, जाना तो पड़ेगा। अरे पर यहाँ रहते हैं हम लोग, यहाँ से कहाँ जाएंगे रे? हम तो सालों से यहीं रह रहे हैं। अब एकदम से ये लोग आके कह रहे हैं कि अपनी पूरी जिंदगी उठाओ और जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे जाए रे? कोई नहीं बापू, आप आओ, उठो पहले। माँ, तुम सामान बांधना शुरू करो, थोड़ी देर में ही निकलना होगा। और तेरी और पिंकी की पढ़ाई का क्या होगा रे? उसका मैं अपने आप देख लूंगा बापू, आप शांत हो जाओ। अरे पर ये क्या? आज मेरी दुनिया भी छिन गई मुझसे, संभाल के रखी थी हाथों में कुछ उम्मीद। ये क्या हुआ ऐसा कि वो उम्मीद भी खिंच गई हमसे। यहां हर कोई देखो दुआ में हाथ जोड़कर बैठा है, पर खाली पेट की शायद दुआ भी कमजोर है। शायद तभी ये रकीब हमसे मुंह मोड़ कर बैठा है। सभी लोग सरकार के दिए गए नए इलाके में पहुंचते हैं, जहां कट्टों से बने कुछ छोटे टेंट लगे होते हैं। ये देखते ही लल्लन एकदम से अपना माथा पकड़ लेता है। हे राम, अरे ये कहाँ पटक के मारा है सरकार ने हमें। बिरजू अपने पिता के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें संभालने की कोशिश करता है। लल्लन को यूं बिखरते देख सुनीता और पिंकी भी खुद को संभाल नहीं पा रही थीं। आप लोग चिंता मत करो, उस सरकारी अफसर ने बोला था ना कि सरकार हमें पक्के घर बनवा कर देगी। अरे कुछ नहीं बनवा कर देंगे बेटा, ये सब ढकोसलेबाजी है। अरे ऐसा नहीं है बापू, ये बस अभी कुछ ही दिनों की बात है। अरे मैं कह रहा हूँ तुझे अभी नहीं पता बेटा, तुझे कुछ नहीं पता। अब काम धाम कैसे होगा हमारा? ये सरकार वगैरह इनके लिए हमारा जीना मरना एक जैसा है बेटा। यहाँ जिसके पास पैसा है सरकार और कानून उसी के हैं। अब तू एक बात बता, स्कूल कैसे जाएगा रे? पता है यहाँ से कितनी दूर है स्कूल तेरा? पैदल पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे। बापू आप चिंता मत करो, मैं और पिंकी सुबह जल्दी उठ जाएंगे बापू। पर काम का क्या होगा रे? तू सुबह उठकर पहले कूड़ा बीनने जाता था, अब इस नई जगह में कहां से काम ढूंढे बता मुझे। अब न जाने कितने लोगों को भूखा सोना पड़ेगा। हो जाएगा बापू, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, आप चिंता मत करो। 6 महीने बाद भूखमरी के कारण मानो हर घर के आदमी का चेहरा पीला पड़ चुका था और शरीर दुर्बल हो चुका था।
पिंकी चलो, टाइम हो रहा है। पिंकी उसकी तरफ देखती है कि तभी माँ वहां आ जाती है। सुन बेटा। हाँ माँ। वहां हो सके तो कोई काम देख ले, मैं भी आज कुछ साफ सफाई का काम पूछने जा रही हूँ, क्या पता कहीं बात बन ही जाए। माँ तुम क्यों ये सब? बेटा अब इन सब बातों का वक्त नहीं है बेटे। तेरे बापू की तबीयत खराब होती जा रही है, सारे कंबल रजाई फट चुके हैं, जरा सी भी ठंड नहीं रुकती। 3 दिन हो गए हैं कुछ खाए, बस जिद पकड़ कर बैठे हैं, काम ढूंढना है। इस हालत में तो इनसे चला भी नहीं जाएगा, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा इन्हें जल्दी। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। बिरजू क्लास में बैठा है, उसका पूरा ध्यान इस तरह से अपने अध्यापक की हर बात पर है मानो किसी ने अर्जुन को कोई निशाना साधने को कह दिया हो। तभी स्कूल का चपरासी वहां भागता हुआ आता है। सर क्या हुआ? इन बच्चों में से बिरजू कुमार कौन है? बिरजू एकदम से डर कर उठता है। मैं हूँ। चपरासी उसकी तरफ गंभीरता से देखता है। तुम्हें नीचे बुलाया है। बिरजू बिना कोई सवाल जवाब किए नीचे भागता है और जैसे ही नीचे जाकर देखता है तो सामने उसके राजू काका खड़े होते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू भरे होते हैं। बिरजू, वो बिरजू। बिरजू का दिमाग एकदम से काका को वहां देखकर सुन्न पड़ चुका होता है। क्या हुआ काका, आप रो क्यों रहे हो? अरे वो अपना लल्लन नहीं रहा। बिरजू की दुनिया मानो एकदम से उसके अंदर बिखर जाती है। बिरजू बिना कुछ कहे चुपचाप भागना शुरू कर देता है और जब तक वो घर नहीं पहुंचता वो बस भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। घर जैसे ही वो पहुंचता है वो देखता है कि उसके घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। चलो चले तुम्हारे यौवन में, शायद तुम हंसते मिल जाओ, या चले जाएं अपने बचपन में, तुम फिर तपते मिल जाओ। चलो तुम चैन से सो जाओ, अब कोई गम की रात नहीं। जो तुम मुझ में भर भर कर हो तो फिर डरने की बात नहीं। मुझे वो पल याद आता है जब तुम्हारे कंधे पे बैठा कुछ गा रहा हूं मैं। ये कैसा अभाग सा घेरा है, देखो आज अपने ही कंधे पे तुम्हें लिए जा रहा हूं मैं। बिरजू अपने पिता के दाह संस्कार को करके वापस घर आ जाता है। उसके आंसू सूख चुके हैं। वो जाकर अपनी माँ के गले लगता है और फिर चुपचाप उठकर कहीं जाने लगता है। कहाँ जा रहा है बेटा? काम ढूंढने माँ, तुम्ही ने तो कहा था अब एक खर्च से ही काम चलाना माँ। 1 महीने बाद बिरजू अपने सर पर ईंट ढो रहा था और एक जगह जाकर उन ईंटों को जमा कर रहा था। उसके सामने एक बड़ी सी हवेली है। बिरजू ये देखकर एकदम से विचलित हो जाता है और वहीं खड़े उसके राजू काका से पूछता है। काका यहाँ क्या हुआ है? कोई हादसा वगैरह हुआ है क्या? अरे कहाँ, कोई हादसा वादसा नहीं हुआ रे। तुझे तो पता है उस बंगले में कोई जाना माना गायक रहता है, उसका जन्मदिन है आज। बस तो सुबह से जो है उसी का रोला मचा पड़ा है। अरे इनकी बड़ी बात भी जो है ना वो बड़ी बात है बिरजू। हाँ, पर हमें क्या, हमें तो दिन की दिहाड़ी ही मिल जाए वो भी बहुत है बेटा।
बिरजू चुपचाप खड़ा उस हवेली और उसके नीचे खड़े सभी पत्रकारों को देखता रहता है। उसके दिमाग में उसी दिन की तस्वीरें मानो चीख चीख कर गूंज रही होती हैं। उसके बाप की सफेद कफन में लिपटी लाश जमीन पर पड़ी है। वो अपने बाप को कंधे पर लिए जा रहा है। बिरजू चुपचाप फिर से ईंटें उठाने में जुट जाता है। बिरजू घर पर बैठा हुआ पिंकी को किताबों से कुछ पढ़ा रहा है कि तभी बाहर कुछ आवाजें आने लगती हैं। बिरजू और उसकी माँ बाहर आकर देखते हैं। बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। उनमें से कुछ लोग किसी नेता का पोस्टर लिए खड़े हैं। तभी उनमें से एक इंसान बोलता है, सुनिए, कल नेताजी आएंगे आप सभी लोगों से मिलने पास के झेलम मैदान में। तो जो है कल दोपहर 12 बजे पहुंचिएगा और वोट दीजिएगा सिर्फ हमारी तौलिया पार्टी को। जी हाँ, तौलिया पार्टी। हरामजादे, लोग यहाँ पिछले 7 महीने से भूखे प्यासे मर रहे हैं, तब कोई नहीं आया, और जब वोट चाहिए तो तभी आ गए। लोग मर रहे हैं यहाँ, इन्हें तो बस अपनी पड़ी है। बिरजू चुपचाप ये बातें सुनता जाता है और इन बातों को सुनकर मानो उसका गुस्सा पूरी तरह से धधक उठता है। बिरजू अपने काका के साथ मजदूरी के वक्त खाना खा रहा होता है। काका, इस भाषण में जो होने वाला है झेलम मैदान में, इसमें ये सभी पत्रकार लोग भी आएंगे क्या? अरे क्यों नहीं आएंगे बेटा, जहां इनकी खबर बिके वहां तो ये दौड़े दौड़े आएंगे भाई। तो काका, मेरे बाप का गरीबी से मर जाना इनके लिए कोई खबर नहीं थी क्या? बेटा, गरीब की तो लाश भी इन्हें बस जो है पुतला लगती है, और क्या। तो चलो काका, चलो। काका? हाँ, अरे कहाँ? बिरजू काका का हाथ पकड़ सभी मजदूरों को इकट्ठा करता है। गधों की तरह तपते फिरो, इनके घरों के लिए सड़क बनानी हो तो हम, घर बनाना हो तो हम, नाले साफ करवाने हो तो हम। तो भाइयों, एक बात बताओ, क्या हमें हक नहीं है इनसे कुछ मांगने का? हम लगे रहें और ये हमें हमारी दिहाड़ी भी ठीक से ना दे? हम मरे जिए, इन्हें कोई फर्क भी ना पड़े? क्यों भाई, हमने ठेका ले रखा है इनके सपनों का। जब ये हमारी जरूरतें नहीं देख पाते, भले ही मजदूर हैं, पर फावड़े सरिये हमारे भी हाथ में हैं। तो इन्हें आज अपनी आवाज तो सुनाएंगे, इन्हें अपने अंदर की चीखें सुनाएंगे, इन्हें दिखाएंगे कि रोज तपते इस शरीर में अब कितनी तपन भर चुकी है। तो क्या बोलोगे आप लोग भी? बताओगे हमारा दर्द? सभी मजदूर जोर जोर से चीखकर उसके समर्थन में आ जाते हैं। सभी मजदूर नेता के भाषण में घुस आते हैं और मंच की तरफ जाने लगते हैं। किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, तो किसी के हाथ में हथौड़ा, तो किसी के हाथ में फावड़ा। हथौड़ा लिए बिरजू सबसे आगे चल रहा था। तभी पार्टी का एक कार्यकर्ता आकर उसे रोकने लगता है। अरे अरे पीछे चलो, चलो। यहाँ कहाँ चले आ रहे हो? चलो भैया, भैया, पीछे पीछे। ये देखकर पूरी भीड़ में हाहाकार मच जाता है। सारे कैमरे उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। नेता ऊपर खड़ा डर से कांपने लगता है। सभी कार्यकर्ता वहां से डरकर भाग जाते हैं। बिरजू मंच पर आता है और नेता को धक्का मारकर साइड कर देता है और माइक अपने हाथ में लेता है। क्या हो गया? क्यों इतना हाहाकार? क्योंकि नेता को धक्का मार दिया इसलिए? मेरा बाप पिछले महीने मरा, किसी को पता है? नहीं पता होगा, क्योंकि लोग तो रोज ही मरते रहते हैं। पर फिर कल उस गायक के जन्मदिन पर गए हुए थे, बताओ। चलो, मेरे बाप की मौत या ये जितने भी मजदूर हथौड़ा फावड़ा लिए खड़े हैं, इनकी परेशानी कभी सुनी? पर आज तो खबर बन ही गई होगी, है ना? 7 महीने पहले हमसे हमारे घर छीन लिए, ये कहकर कि 2 महीनों में पक्का मकान बना देंगे। 7 महीने हो गए, वहां तो किसी ने आकर भी नहीं झांका। वहां ना पानी की सुविधा है, ना खाने की। जब भी माने
या बापू ने मुझसे कहा कि बेटा ये दिक्कत है या वो हो जाएगा, तब मैंने हमेशा एक ही बात कही, कोई नहीं, आप चिंता मत करो। जिस दिन मेरा बाप गया उस दिन मेरी माँ ने कहा तो कोई काम ढूंढ ले, तेरे बापू से ना हो पा रहा। मैंने कहा ठीक है माँ, तू चिंता मत कर। सबको यही बोलता पर अंदर तिल तिल मरता रहा खुद। मैं स्कूल गया और बापू की खबर आ गई, और उसके बाद मुझे आज तक ये भी नहीं पता कि उस दिन के बाद मेरा बैग कहाँ गया। सवाल पूछता हूं आप लोगों से, उसके जवाब देना, ठीक है? तुम्हारी सांसों का मोल क्यों ज्यादा और हमारी सांसों का क्यों कम? तुम्हारी नज़्में भी अनमोल और हमारी चीखें भी बेदम। तुम्हारे घर के हम निर्माता, फिर क्यों मरते हम नक्षत्र में? उसकी परतें तुम्हारे तन पे, फिर हम क्यों मरते ठंडे घर में? रोज क्यों झुलसते, रोज क्यों तपते ये दिहाड़ी वाले हाथ हमारे? मैले हाथों पर क्यों हैं हंसते? कब देखोगे, कब सुनोगे, हमको तुम कब चुनोगे? चलो फूलों से सजाते हैं हम अपनी कब्र, शायद तब बन जाए देखने लायक कोई खबर। तभी बिरजू देखता है कि सामने से पुलिस की कई जीपें वहां आकर रुकती हैं और उसमें से कई सारे पुलिस अफसर बाहर निकलकर भागते हुए उनकी ओर आते हैं। ये देखो हमारे रखवाले, हमारे पैसों के मतवाले, इन्हें तो आना ही था। मैं ऊपर आके जो खड़ा हो गया, क्योंकि ये मंच नहीं रंगमंच है। यहाँ हम गरीबों का कोई नहीं, सिर्फ यहाँ नेता और अभिनेता आ सकते हैं। अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो बस मुंह मोड़ लेना, तो ना हम सुनाई देंगे और ना दिखाई देंगे। पुलिस तभी मंच पर आकर बिरजू को धक्के मार के नीचे उतार देती है और उसे हथकड़ी पहनाकर उसे बाकी मजदूरों के साथ जीप में बैठा देती है।